बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जितनी भी गतिविधियां हो रही होती हैं उनकी जानकारियां हम आप तक सही समय पर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उद्देश्य यही रहता है कि ये जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हो सके, आप इनके प्रति जागरूक हो सके। हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया हम आपके लिए लेकर आए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से भी रहेगा कुछ खास। तो फिर आइए आज के कार्यक्रम का आगाज करते हैं। गेहूं में समसामयिक कार्यों पर कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से क्या कुछ खास जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के उप आयुक्त डॉक्टर सुधीर सिंह भदौरिया। आइए आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने गेहूं की बुवाई समय पर कर ली होगी और वैज्ञानिक तरीके से गेहूं की खेती कर रहे होंगे। लेकिन अगर किसान भाई किसी भी कारणवश गेहूं की समय पर बुवाई नहीं कर पाए हैं तो भी अभी बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अभी भी गेहूं के लिए जो पछेती किस्में हैं उनकी बुवाई का भी समय है। अभी आप आराम से गेहूं की बुवाई कर सकते हैं और गेहूं की बुवाई कीजिए। और ऐसा किसान भाई ज़्यादातर गन्ना, कपास और धान की अगर कटाई में अगर देरी हो गई है तो इस कारण किसान भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से अभी भी अपन पछेती बुवाई करके गेहूं का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसमें मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा, जो नवीन किस्में जो विकसित की गई हैं वैज्ञानिकों द्वारा, क्षेत्रवार हैं ये। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ भागों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में आप 25 दिसंबर तक भी अभी भी गेहूं की बुवाई कर सकते हैं। और ये प्रजातियां हैं PBW 752, PBW 771, DBW 173, JKW 261, HD 3059, WH 1021। इसी के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और झारखंड के हमारे किसान भाई DBW 316, PBW 833, DBW 107, HD 3118 किस्मों का चयन कर अभी भी बुवाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के जहां तक सिंचित क्षेत्रों की बात है तो वहां पर किसान भाई SD 3407, HI 1634, CG 1029, MP 3336 प्रजाति का चयन कर अधिक से अधिक गेहूं का उत्पादन ले सकते हैं। अगर फिर भी किसान भाई 25 दिसंबर तक भी लेट हो जाते हैं, तब तक भी किसी कारणवश अगर पिछली फसल के कारण बुवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 25 दिसंबर के बाद भी सभी पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो प्रजातियां विकसित की गई हैं, HD 3271, HI 1621, WR 544, इन पछेती किस्मों की गेहूं की बुवाई के समय किसान भाई यह जरूर ध्यान रखें कि इनको बीज की मात्रा थोड़ी सी संशोधित, उससे जो सही समय पर बुवाई करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो किसान भाई 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज लें। और यह जरूर ध्यान रखें कि कतारों से कतारों की दूरी 18 सेंटीमीटर किसान भाई आवश्यक रूप से रखें, जिससे कि उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इन पछेती बुवाई में आप खाद की जो मात्रा है 120 केजी नत्रजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 60 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दें। नत्रजन की 1/3 मात्रा बुआई के टाइम पर दे दें।
आपको पता है क्योंकि नत्रजन का ह्रास होता है, तो इसको स्प्लिट में आप टुकड़ों में देंगे तो किसान भाई अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे। मधुमक्खी पालन कैसे किया जा सकता है? कौन सी वो बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की जरूरत होती है, खासतौर पर तब जब युवा वर्ग इस व्यवसाय को अपनाने के बारे में सोच रहा हो? इन्हीं सब बातों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन के डीडी किसान स्टूडियो से एक सफल मधुमक्खी पालक संजीव कुमार। आइए आपको दिखाते हैं। जो हमारा ये दिसंबर माह है, ये सबसे उत्तम समय है मधुमक्खी पालन शुरुआत करने के लिए, क्योंकि अभी मस्टर्ड का फ्लोरा सीजन शुरू हो गया है। इस समय हम मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। और सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रशिक्षण बिना ये कार्य अधूरा रह जाएगा। प्रशिक्षण ना हुआ तो आप कहीं ना कहीं नुकसान उठाएंगे। इसलिए मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से, कृषि मंत्रालय के माध्यम से या राज्य सरकार के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है। वो प्रशिक्षण लेने के बाद आप ये कार्य शुरू करें। जिस प्रकार से हम पालन शुरू करते हैं तो भारत में कई प्रकार की मधुमक्खी पाई जाती है, कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। जैसे कि एपिस डोरसिटा, उसको पालतू तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन शहद का उत्पादन काफ़ी अच्छा उससे मिलता है। एपिस फ्लोरिया, उसको भी हम पालतू नहीं बना सकते, लेकिन वो पोलिनेशन के लिए हमारा अच्छा कार्य करती है। इसी प्रकार से इटालियन एपिस मेलिफेरा, इटली की प्रजाति है। लगभग 80 किलोग्राम शहद का उत्पादन प्रति वर्ष हम उससे ले सकते हैं। इसी प्रकार एपिस सेरेना इंडिका है, वो भी हमें 10 से 12 किलोग्राम प्रति वर्ष शहद का उत्पादन दे सकती है। इनमें से आप कोई भी एक मधुमक्खी की प्रजाति चुनकर उससे शुरू कर सकते हैं। और अभी इसके लिए शुरू करने के लिए जैसे उत्तम समय है, इसमें हमें विशेष सावधानी भी रखनी होती है। अभी जैसे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, कोहरा बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो हम ऐसे क्षेत्र को चुनते हैं जहाँ कोहरा भी थोड़ा कम हो। और मस्टर्ड का फ्लोरा अभी शुरू हुआ है, तो मस्टर्ड की जो फसल है वो क्रॉप अच्छी हो, ऐसी जगह ले जाके हम माइग्रेशन करते हैं, ऐसी जगह अपनी कॉलोनियों का स्थापन करते हैं और वहाँ पे शहद का उत्पादन हम ले सकते हैं। इसे भूमिहीन किसान और हमारे बेरोजगार युवा कोई भी इसके माध्यम से बी कीपिंग कर सकता है और अच्छी इनकम अपनी अर्जित कर सकता है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर नजर डालने का। तो देखते हैं कि इस सेगमेंट में आज क्या कुछ खास है। दिल्ली के मेहरौली में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव हाल ही में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना एवं जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अपने जल से जुड़ी ऐसी धरोहरें जिन्होंने सदियों तक लोगों को जीवन दिया है, जीवन के लिए अमूल्य जल का प्रदान किया है, आज वो सब धरोहरों का अस्तित्व खतरे में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ऐसी धरोहरों के पुनर्संरक्षण के ऊपर जल शक्ति मंत्रालय विभिन्न विभागों और राज्य सरकारों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। देश भर में इस तरह से अमृत सरोवरों की श्रृंखला में भी 68,000 से ज़्यादा ऐसे जल स्रोतों के पुनरुद्धार के लिए काम हुआ है। उसी श्रृंखला में यह ऐतिहासिक शमशी तालाब मेहरौली का, जो लगभग 800 साल से ज़्यादा पुराना है, उसका संरक्षण भी जल शक्ति मंत्रालय के तत्वावधान में दिल्ली जल बोर्ड और जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली MCD ने मिलकर के किया है। जन भागीदारी ऐसे सारे विषयों के साथ में जुड़े और यहाँ रहने वाले लोग इन जल धरोहरों की महत्ता को समझ करके इनकी ओनरशिप अपने पास में लें, इनके रखरखाव की जिम्मेदारी लें, तब हम लंबे समय तक ऐसे धरोहरों को सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। लेकिन निश्चित ही ऐसे धरोहरें जिन्होंने हमें जीवन दिया था, अब उनको जीवन बचाने के लिए हमारी आवश्यकता है हम सबको आगे आने का।
आना ही चाहिए। हम सबको आगे हाथ बढ़ा करके उन सबके संरक्षण पर काम करना चाहिए। FAI का वार्षिक सम्मेलन 6 से 8 दिसंबर के दौरान किया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में बता दें आपको दिल्ली स्थित FAI हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। आइए उसमें क्या कुछ खास रहा दिखाते हैं आपको। FAI का सेमिनार 6 तारीख से दिल्ली में अभी शुरू हो रहा है। ये 3 दिन का सेमिनार है। इसमें हमारा चर्चा जो होगा ये फार्म प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। हमारा सोच है कि फर्टिलाइज़र और फर्टिलाइज़र के जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे इसके कारण हम क्या क्या कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट फार्मर को मिलेगा उसके बारे में चर्चा होगा। इसमें टेक्निकल पेपर्स भी होंगे और इसमें फील्ड लेवल मार्केटिंग वाले पेपर्स भी हमारे डिस्कशन में होगा। और हमारा यही उम्मीद है कि आज के दिन पे हमारे फार्मर्स हमारे नए प्रोडक्ट्स को देखें, हमारे नए जो टेक्निकल सोल्यूशन जो आ रहे हैं उसको समझें और हमारे नए प्रैक्टिसेस जो हम लोग उनको टीच कर रहे हैं और उनके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा इसके कारण। और ये सब उनको सोच करके नए तरीके से फार्म में काम करना है। इसके कारण उनका न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी जो है फार्म में जो वेस्टेजेस हैं न्यूट्रिएंट्स के इसका कम होने का पूरा संभव है। नानो प्रोडक्ट जो सरकार ने प्रमोट किया है, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मार्केट में लेके आ रहे हैं, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो इंडिया से शुरू हो रहा है। इस डेवलपमेंट को फार्मर्स ने अभी लेने लग गए हैं अभी, और फार्मर्स को इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इसके एक्सपीरियंस और इसके करेक्ट यूज से इट्स क्वाइट लाइकली दैट फार्मर्स को जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज जो मिलेगा वो काफ़ी सब्सटैंशियल होना चाहिए। ये हमारे फील्ड ट्रायल्स हैव बीन पॉजिटिव। हमको फील्ड ट्रायल से लगता है कि हमारे ज़्यादातर फार्मर्स इसको सोच के यूज़ करें और हमारे जो एक्सटेंशन वर्कर्स हैं या जो टेक्निकल वर्कर्स हैं जो फील्ड में उनसे मिलते हैं उनसे समझ के करें। ये डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रोन्स के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उनको ज़रूर दिखेगा। अभी भी जो नए प्लांट्स आए हैं वो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे हैं, पुराने प्लांट्स ने भी इम्प्रूव किया है। दूसरा हम ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के कुछ पार्ट में हम ग्रीन अमोनिया यूज़ करेंगे। गवर्नमेंट ऑलरेडी मैंडेट दे रही है। कुछ अमोनिया जो गैस से बनती है उसको हम ग्रीन अमोनिया से, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया जो बनेगी उससे करेंगे, तो उससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कम हो जाएगा। पर मैं आपको ये पहले ही बता दूं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ऑन एन एवरेज फॉर ऑल यूरिया प्लांट्स एंड अमोनिया प्लांट्स हैज़ ऑलरेडी कम डाउन इन लास्ट 30 ईयर्स बाय 36%। 5 नए प्लांट अभी कमीशन हुए हैं और डिपेंडिंग अपॉन नैनो यूरिया अपटेक से इंपोर्ट का डिपेंडेंस कम होगा। ओवरऑल कंजम्पशन रेट भी बढ़ रहा है। सो जो हम 7 से 8 मिलियन टन इंपोर्ट करते आ रहे थे पीछे, उसमें सडनली कमी आएगी और धीरे धीरे सरकार का ये विचार है कि इसको बढ़ावा देने से आगे हम ज़ीरो इंपोर्ट डिपेंडेंस पे जाना चाहेंगे। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है नजर डालने का सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको हमारे सफल किसानों से मिलवाते हैं, उनकी दास्तानें आप तक पहुंचाते हैं जो अपने क्षेत्र में सफलता हासिल कर रहे हैं और कुछ नया करके दिखा रहे हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, देखते हैं इस सेगमेंट में।
हमारे देश में बिस्कुट और कुकीज खाने का चलन काफी ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर बिस्कुट मैदा के बने होते हैं। मैदा हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर कुकीज को पोषक अनाजों से बनाया जाए तो न सिर्फ स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मिनल गणेश महाराष्ट्र राजगुरु नगर में रहती हैं। ये जगह पुणे जिले के अंतर्गत आती है। अपनी छोटी सी प्रोसेसिंग यूनिट में वो मिलेट से कुकीज तैयार कर रही हैं। कोरोना के बाद लोग अपनी सेहत को लेकर काफी जागरूक हुए हैं, खास तौर से शहरों में रहने वाले लोग। यही वजह है कि पुणे और आसपास के शहरों में मिनल के उत्पाद ज्यादा बिक रहे हैं। कोविड का दौर था, तब बिजनेस बंद होने के वजह से हमने मार्केटिंग शुरू किया। तो उसमें मार्केटिंग में हमने बेकरी के जो प्रोडक्ट्स है, तो वो प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हमारा चल रहा था 2 साल। लेकिन ये मार्केटिंग करते करते हमें ये समझ में आया कि ये जो हम प्रोडक्ट दे रहे सबको, तो वो हेल्दी नहीं है और कम हेल्दी है। तो हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या कि बेकरी का जो है तो 70% जो अभी हमारे सब लोग हैं तो वो बेकरी आइटम खाते, तो उसमें अगर हमने हेल्थ का अच्छे से मतलब पूरा हेल्थ अगर उस प्रोडक्ट में आ जाए तो सबका सुबह का जो खाना है वो ग्लूटेन फ्री हो जाएगा। तो ये जब हमने सोचा, तो सोचने के बाद सडन मतलब ACABC का जो कोर्स है कृषि विज्ञान केंद्र नारायणगांव के अंदर, तो उसका मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। मैंने 1-2 जन से बातें की कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो हेल्दी भी हो और बेकरी से रिलेटेड भी हो। तो फिर मैं कृषि विज्ञान केंद्र में गई, वहाँ पर एडमिशन लिया। फिर 45 डेज़ का मैंने कोर्स किया एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का। तो उसका जब वो कोर्स चल रहा था तब एक जोशी सर करके हमारा ट्रेनिंग ले रहे थे, मतलब वो सारी इन्फॉर्मेशन बता रहे थे कि मिलेट्स क्या है क्या नहीं है। तो ये मैं खुद खोज में थी कि क्या डालना चाहिए मिलेट्स का, किसके प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए ताकि मैदा कम यूज़ हो और हेल्दी बनाया जाए उस प्रोडक्ट्स को। तो उस टाइम जोशी सर से मुझे बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिली कि मिलेट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप के मिलेट्स होते हैं। तो उन्होंने बताया है कि 3 टाइप्स के मिलेट्स होते हैं, एक तो पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और एक निगेटिव। पॉजिटिव मिलेट्स का काम क्या होता है कि वो हमारे बॉडी के अंदर चले जाए तो वो हमारे बॉडी को बेनिफिट भी देते हैं और हमारे अंदर जो एसिडिटी है या कुछ मतलब तकलीफ़ है हमारे अंदर, कुछ डिसीज़ है, तो वो डिसीज़ को भी कम कर देती है, यानी हमारी बॉडी न्यूट्रल की तरफ आ जाती है। तो फिर वो पॉजिटिव मिलेट्स कौन से है, तो वो अभी बाजरा है, इससे नुकसान नहीं होता है, ये सब अच्छे ही है। फिर सर ने बताया कि न्यूट्रल मिलेट है। न्यूट्रल मिलेट में क्या है कि वो हम खा सकते, वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन कुछ ज़्यादा दे भी नहीं रहे। तो वो मिलेट्स कौन कौन से है, तो सावा है, वरई है और ज्वार है। ज़्यादातर मतलब डॉक्टर भी यही कहते हैं कि आप ज्वार की रोटी खाया करो, आपको डायबिटीज़ है तो उससे होता ये है कि वो न्यूट्रल मिलेट है, तो उससे कुछ तकलीफ़ बॉडी को होती नहीं है। फिर निगेटिव मिलेट है। निगेटिव मिलेट में सिर्फ 2 ही मिलेट जाते हैं, गेहूँ और चावल का, और ये 3 टाइप के मिलेट्स होते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नाचनी के ऊपर मतलब रागी के ऊपर मैं प्रोडक्ट बना दूँ, तो रागी की खारी मैं कैसे बना सकती हूँ। तो मैंने उस टाइप पे खुद ट्राई किया। मैंने 1 साल खुद अपने प्रोडक्ट्स के लिए मैंने ट्राई करते करते एक अभी फाइनल प्रोडक्ट तक मैं पहुँची हूँ। तो कुकीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर सुबह सुबह कोई लड़की हो या छोटा लड़का हो, वह बिस्कुट खाता है, तो बिस्कुट किस चीज़ के खाता है, तो मैदे के खाता है। तो क्यों ना वो हेल्दी बिस्किट खाए, वो नाचनी के बिस्किट खाए, वो ज्वार के बिस्किट खाए या वरई के बिस्किट खाए, राजगिरा के बिस्किट खा जाए, तो इससे उसके बॉडी को हेल्थ मिलेगी। अच्छा मतलब उसका हेल्थ भी होगा और बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा। तो इसी वजह से मैंने ये मिलेट्स का मतलब ये यूनिट शुरू करने का मैंने सोचा और मैंने वो शुरू भी किया। सब ये यहाँ की जो कुकीज़ की रेसिपी है, रागी की रेसिपी है, ये सब मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी है। कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण के दौरान मिनल को बेसिक रेसिपी के बारे में जानकारी दी गई और बताया गया कि आप चाहे तो अपनी तरफ से इसमें बदलाव कर सकती हैं। इसके बाद इन्होंने खुद की रेसिपी तैयार की। शुरुआत में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। मिनल के पास रेसिपी भी थी और प्रशिक्षण सर्टिफिकेट भी,
लेकिन प्रसंस्करण के लिए जरूरी मशीनें नहीं थी। तब उन्होंने बैंक की शरण ली। थोड़ी सी भागदौड़ के बाद उन्हें मुद्रा योजना के तहत लोन मिल गया। प्रशिक्षण के दौरान मिनल को 12 तरह के उत्पाद बनाने सिखाए गए। बाद में कुछ रेसिपी खुद मिनल ने भी तैयार की। आज वो बड़े पैमाने पर रागी कुकीज तैयार कर रही हैं। इनके अलावा ओट्स, सिंगाड़ा, वरिया, अमरनाथ और मूंग से तैयार कुकीज भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। मिनल सांडबोरे ये 2 साल पहले हमारे केवीके में आई थी और वो सोच रही थी कि उसको कुछ बिजनेस करना है, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसी कुछ एक्टिविटी है, क्या कर सकते हैं। हमने मैं उसको बताया कि जो आप पहले से बेकरी कर रहे हैं उसमें अभी जो देखो कि न्यूट्रिशन को बहुत ही महत्व अभी आ रहा है और इसके लिए अगर आप मिलेट में ही आपका जो है आपकी जो एक्सपर्टाइज है वो अगर मिलेट में आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। केवीके में हमेशा आके फिर हमने उनको उसके लिए जो कुछ मिलेट के रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, जो कुछ रेसिपी है जैसे कि कुकीज़ है, केक है, बिस्किट है, ऐसे इसके रेसिपीज़ हमने उनको दिया। उसके बाद ट्रेनिंग केवीके पे उन्होंने एक ट्रेनिंग भी उसके लिए लिया कि कैसे वो बनाते हैं और उसके बाद उसको बोला कि अभी ये जो रेसिपी है ये बेसिक रेसिपी से आप उसमें और कुछ क्या बनाते हैं वो ऐसे करके आप बिजनेस चालू कर सकते हैं। मिनल के कारोबार में उनके पति गणेश सांगबोरे भी मदद कर रहे हैं, बल्कि मार्केटिंग का पूरा काम वही देखते हैं। उनका कहना है कि मिलेट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। ऐसे में इनसे बने उत्पादों का भविष्य काफी उज्जवल है और आने वाले समय में इनकी मांग में और तेजी आएगी। फिलहाल वो हर महीने 6 से 6.5 टन कुकीज बाजार में बेच देते हैं। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो जैसे जैसे मिलेट्स की लोकप्रियता बढ़ेगी, इनका कारोबार भी बढ़ता जाएगा। मैं ये जो मार्केटिंग कर रहा हूँ इससे मुझे अभी ये पता चला है कि फ्यूचर में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाला है। अभी लोग मांग भी रहे हैं, जो हाई फाई सोसाइटी रहते हैं उनको, वो लोग ज़रा हेल्थ कॉन्शियस है तो उन लोगों का डिमांड बहुत है कि हमको मिलेट्स या मिलेट्स के प्रोडक्ट चाहिए अलग अलग तरीके से, तो उनका डिमांड अभी बढ़ रहा है और फ्यूचर में इसका अच्छा रिजल्ट हमको मिलने वाला है और अच्छा ऑर्डर और अच्छा प्रोडक्शन हमारा भी उससे बढ़ेगा। कोरोना के कारण बहुत से लोगों के कारोबार ठप हुए, लेकिन कुछ लोग अपने बिखरे कारोबार को फिर से खड़ा करने में कामयाब हो पाए, बल्कि कुछ लोग तो पहले से भी बेहतर तरीके से व्यवसाय कर रहे हैं। मिनल की गिनती भी ऐसे ही लोगों में होती है। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया। आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं ई-नाम एप्लीकेशन के बारे में। बता दें आपको, ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो घर बैठे बैठे ही आपको कई तरह की सुविधाएं मुहैया करवाती है। आप इसमें अपनी जिंसों की बिकवाली कर सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं और देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं उनके बाजार का हाल भी जान सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने इसमें नहीं करवाया है अपना रजिस्ट्रेशन, तो आइए आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं।
और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को कर लीजिए स्कैन, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसके अलावा अगर आप कोई जानकारी हमसे साझा करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।